नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों राजनीतिक दलों में संविधान को लेकर के जंग जारी है। कोई संविधान की एक छोटी प्रति पॉकेट में लेकर घूम रहा है, किसी ने संविधान को सिर पर उठा रखा है। कोई संविधान के मार्फत बाबा साहब के अपमान के दावे करता नहीं थक रहा है। हर शख्स बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता बताने की होड़ में जीत जाना चाहता है। आज किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं रह गई है कि भारतीय संविधान में कितने उधार के अंश हैं, कितने लोगों ने संविधान बनाने में अपनी कितनी जिंदगी खपाई है, किसने संविधान लिखा है। इन सवालों का जवाब देना तो दूर, इन सवालों का जिक्र करना भी कोई आज जरूरी नहीं समझ रहा है। संविधान के तमाम सच आज के शोरगुल में गुम से हो गए हैं। हम आज आपको संविधान के बारे में एक एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हम यह पाते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत 2 अगस्त 1858 से होती है, क्योंकि 1857 की पहली क्रांति के बाद इसी तारीख को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम बनाया। इसके तहत जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसे ब्रिटेन की महारानी को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। 1919 में जब भारत अधिनियम बना तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, पर इसे अनसुना करके 1927 में साइमन कमीशन बना दिया गया। इसका भी विरोध हुआ। इस कमीशन का काम 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था। 1927 में स्वराज पार्टी ने पहली बार भारत का संविधान बनाए जाने की मांग की। उस समय के लॉर्ड बिरकेनहेड ने यह भी कहा कि भारत यदि अपना संविधान बनाना चाहता है तो वह सर्वसम्मत से एक संविधान बना करके दिखाए। उनका मानना था कि भारत में इस काम के लिए सर्वसहमति बन ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत इतने टुकड़ों में, इतने विचारधाराओं में विभाजित है। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें M.R. जयकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य रखे गए। सब ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसमें 22 अध्याय और 28 अनुच्छेद थे। 1934 में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा बुलाए जाने की मांग कर डाली। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय संविधान सभा के विचार का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति बने। C.R. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। उस समय मोतीलाल नेहरू सचिव हुआ करते थे। यही सुझाव 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा औपचारिक मांग में तब्दील हुआ। 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना। वैसे तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने के उद्देश्य से किया गया था। H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 2 फरवरी 1948 को एक मसौदा संविधान का इस बैठक में पेश हुआ। दूसरा मसौदा 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। संविधान सभा में 36 लाख शब्द बोले गए। 7,635 संशोधन पेश किए गए। 3,473 संशोधनों पर बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को फाइनल मसौदा पेश हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत ने अपना संविधान अपनाकर एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया। 26 जनवरी के दिन ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया, जिससे भारत गणराज्य का जन्म हुआ। गणतंत्र दिवस न्याय, स्वतंत्रता और समानता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय पर्व लोकतांत्रिक आदर्शों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश को आकार देने वाले लोगों के सपनों और दृढ़ संकल्प का गवाह है। संविधान सभा के लिए काम का नेतृत्व संविधान सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव ने किया।
संयुक्त सचिव के पद पर रहते हुए सुरेंद्रनाथ मुखर्जी ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में चुनावी लोकतंत्र की नींव रखने में मौलिक भूमिका निभाने वाले CAS के फ्रेंचाइज अनुभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी अवर सचिव KV पद्मनाभम और PS सुब्रमण्यम तथा अनुसंधान अधिकारी AA आब्दी और ब्रजभूषण थे। मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में सहायता करने के अलावा CAS के मताधिकार अनुभाग ने स्वतंत्र भारत की पहली मतदाता सूची तैयार करने में भी मदद की। यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित 173 मिलियन मतदाताओं वाली ऐतिहासिक सूची नहीं बनाई गई होती तो भारत में कभी भी पहला चुनाव नहीं हो पाता। यह चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राव वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की योजना की परिकल्पना की नींव रखी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारतीय संविधान की योजना की परिकल्पना की और इसकी नींव रखी। सचमुच यह बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में राव ने न केवल मतदाता सूची के प्रारूप की तैयारी की देखरेख की, बल्कि इस बात का भी आधार तैयार किया कि संविधान सभा के सदस्य भारत के संविधान का मसौदा किस प्रकार तैयार करेंगे। 26 फरवरी 1887 को कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मे राव एक बुद्धिजीवी परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता BR राव शहर के एक प्रमुख डॉक्टर थे। उनके एक भाई बेनेगल रामाराव स्वतंत्र भारत के दूसरे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज से छात्रवृत्ति प्राप्त कर राव ने अंततः 1909 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी पहली नियुक्ति बंगाल में हुई। अगले 2 दशक तक वे ICS और न्यायपालिका दोनों में काम करते रहे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1944 में सेवा से निवृत्त होने के बाद उन्हें जम्मू और कश्मीर रियासत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि उन्होंने नीतिगत मुद्दों पर कश्मीर के तत्कालीन महाराजा के साथ मतभेद के चलते जल्दी नौकरी छोड़ दी। संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल से पहले उन्होंने गवर्नर जनरल के कार्यालय में सचिव के रूप में संवैधानिक सुधारों पर भी काम किया था। जब उन्होंने संवैधानिक सलाहकार का पद संभाला और जुलाई 1946 में CAS की स्थापना का नेतृत्व किया तो उन्होंने संविधान सभा के समक्ष कड़ी शर्तें रखीं। उन्होंने लिखा, पूरा संगठन गैर राजनीतिक और गैर पार्टी चरित्र का है। इसकी सेवाएं हर सदस्य के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म का हो। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से बहुत कुछ लिया गया है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राव और KV पद्मनाभम सहित उनकी टीम ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, जहां उन्होंने संवैधानिक कानून पर विद्वानों, न्यायाधीशों और अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परामर्श किया। अक्टूबर 1947 से संविधान सभा द्वारा संविधान का पहला मसौदा तैयार करने से पहले उन्होंने संवैधानिक मिसालें लिखीं जो विभिन्न राष्ट्र राज्यों के संविधानों के मूल तत्वों की तुलना करते हुए एक गहन विश्लेषण था। उन्हें तत्कालीन बर्मा संघ यानी म्यांमार के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने में भाग लेने का अनूठा गौरव भी हासिल है। भारत में संविधान सभा के सदस्यों के लिए उन्होंने सभी आवश्यक पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी ली। 1948 के अंत में पद छोड़ने के अपने निर्णय के बाद अक्टूबर 1948 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने जाने से पहले राव ने संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न पदों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाने से पहले उन्होंने 1950 और 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। नवंबर 1953 में ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में उनका निधन हुआ। संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए।
अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। संविधान बनने में 166 दिन की बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान के सभी 379 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन के बाद भारत के संविधान सभा में 299 प्रतिनिधि थे। इनमें प्रांतों के 229 सदस्य और देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। कुल 15 महिला सदस्य भी शामिल थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला रेणुका रे थी। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें से 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करते हुए प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग, इस वाक्य से प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इस हस्तनिर्मित पुस्तक के सुलेख का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है, जिसे नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्र द्वारा लघु शैली में प्रकाशित किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिस गई। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान को लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की केवल शर्त रखी थी। इसी शर्त पर उन्होंने पूरा संविधान दोनों भाषाओं में लिखा। संविधान के कई पृष्ठों पर नंदलाल बोस के भी हस्ताक्षर हैं। रेखा चित्रों और सोने के कार्यों का निष्पादन राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। उन्होंने भी अपने काम के नीचे राम या राम मनोहर के रूप में हस्ताक्षर किया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हस्ताक्षर प्रेम के रूप में हैं, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के पृष्ठों पर देखा जा सकता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान होने का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें 1,45,000 शब्द हैं। जब संविधान बना था तब इसमें 251 पन्ने थे। यह 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा है। 13 किलो के संविधान की पांडुलिपि 45.7 गुणे 58.4 सेंटीमीटर के पार्चमेंट पेपर पर लिखी गई है। संविधान की मूल प्रतियां भारतीय संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में सुरक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पीढ़ियों तक बरकरार रहे। इस संविधान की एक मूल प्रति महाराजा बाड़ा स्थित ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी रखी हुई है। इस प्रति में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने और प्रकाशित करने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान को अपनाए जाने से पहले 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान के लेखक B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी और B.N. सिंह को संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य दाक्षायणी वेलायुधन का जिक्र शुरुआत में ही है, जिन्होंने 28 अगस्त 1947 को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे पर बहस करते हुए आरक्षण का विरोध किया था।
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पक्षधर पंजाब के राजसी परिवार में जन्मी बेगम कुदसिया एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। वे राजनीति में उतरी तो फतवा जारी किया गया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। हमारा संविधान कला का एक आकर्षक नमूना है। कम लोग जानते होंगे कि संविधान का प्रत्येक भाग उन कलाकृतियों से शुरू होता है जो भारत के 5000 साल पुराने इतिहास का पता लगाती हैं। संविधान की प्रथम प्रकाशित पुस्तक के आगे और पीछे के कवर पर जटिल सोने के पैटर्न प्रसिद्ध अजंता भित्ति चित्रों से प्रेरित हैं। इसमें हिमालय, भारतीय रेगिस्तान और भारतीय समुद्र के दृश्य सहित कुल 22 चित्र शामिल हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज का पहला भाग सिंधु घाटी के मुहर चिन्ह बैल से शुरू होता है। इस मुहर की दुर्लभता का रहस्य आज तक इतिहासकार सुलझा नहीं पाए हैं। मुहर पर बना कुबड़ वाला बैल सिंधु क्षेत्र के कई अनुष्ठान और सजावटी कलाओं में पाया गया है। यह मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के रूप में शहरों के उदय से बहुत पहले दिखाई देता है। संविधान में नागरिकता के विषय वाले हिस्से पर भारत के वैदिक युग को एक गुरुकुल की पेंटिंग के साथ चित्रित किया गया है। मौलिक अधिकारों पर राम, लक्ष्मण, सीता का चित्रण किया गया है। यह तस्वीर लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी की है। संयोग से दिलचस्प बात यह है कि राम की इसी छवि का इस्तेमाल राम जन्मभूमि विवाद पर फैसले के लिए भी किया गया था, जिससे अदालत ने राम को एक संवैधानिक इकाई घोषित कर दिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भाग पर युद्ध से पहले अर्जुन और कृष्ण की बातचीत के दृश्य अंकित हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित नियमों वाले हिस्से में बुद्ध के ज्ञानोदय की छवि को दर्शाया गया है। भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य संबंधित भाग 13 में अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। यह चित्र महाबलीपुरम से लिया गया है। संविधान का भाग 14, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं पर लेख शामिल हैं, उसे अकबर के दरबार के एक दृश्य के साथ दर्शाया गया है। लोकतंत्र और चुनाव के बारे में भारत के संविधान के भाग 15 को शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की छवियों के साथ चित्रित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान से शुरू होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को चित्रों की एक श्रृंखला में भी दर्शाया गया है। राजभाषा संबंधित संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की एक छवि को चित्रित किया गया है। संविधान में सुभाष चंद्र बोस को समर्पित एक कलाकृति भी है। इसमें बोस को ब्रिटिश भारत के खिलाफ अपने INA के सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। भारत का संविधान 251 पेज का बना था। जब संविधान को शुरू में अपनाया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, जिन्हें 25 भागों, 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों में बांटा गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के बहस के अंत में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सुरेंद्र नाथ मुखर्जी की तारीफ में बहुत कसीदे कढ़े थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सबसे जटिल प्रस्तावों को सबसे सरल और स्पष्ट कानूनी रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता, जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर सके, तथा उनकी कड़ी मेहनत करने की क्षमता का कोई सानी नहीं था। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मदद के बिना इस सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में कई साल लग जाते। 1952 में मुखर्जी को राज्यसभा का सचिव नियुक्त किया गया। एक दशक बाद 1963 में उनके निधन से पहले भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय संविधान के निर्माण की इस रोचक यात्रा से गुजरने के बाद हम यह देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन लोगों ने कितना कितना योगदान किया। आखिर कितने लोगों के योगदान को हम भूलते जा रहे हैं। क्यों नहीं संविधान के निर्माण में जिन लोगों का जो भी योगदान है उसका श्रेय हम देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। क्यों संविधान को विवाद और वितंडा का सबब बना रहे हैं। क्यों संविधान को किसी के सम्मान और किसी के अपमान से जोड़ रहे हैं। भारत के संविधान का सम्मान पूरे भारतवासियों का सम्मान है,
उसका अपमान पूरे भारतवासियों का अपमान है। किसी एक शख्स, किसी एक जात, किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के साथ इसे जोड़कर हम अपने संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर संविधान के लिए जिन लोगों ने जो भी योगदान किया उन सब के साथ न्याय करने की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।